हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी मैं चैप्टर 13 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन बायोलॉजी कवर कर रही हूँ। तो आज की वीडियो में ही मैं इसी चैप्टर को कंटिन्यू करूँगी और मैं आपको ये सारे पॉइंट्स भी बता रही हूँ इस चैप्टर को, ताकि आपको अच्छे तरीके से याद भी हो जाए, एनसीईआरटी का कोई पॉइंट आपका छूटे भी मत और आपका अच्छे तरीके से याद भी हो जाए। पॉइंट्स में अगर याद करेंगे तो अच्छे से समझ भी पाएंगे और अच्छे से डिस्कस भी कर पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। बिना समय गवाए हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला आज का पॉइंट है, सम ऑर्गेनिजम्स आर टॉलरेंट ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज यूराई हैलाइन बट अदर्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो रेंज स्टीनोहैलाइन। ठीक है, तो जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था डिफरेंस बिटवीन यूराई थर्मल और स्टीनोथर्मल, ठीक उसी तरीके से यूराई हैलाइन और स्टीनोहैलाइन दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों का आपसे डिफरेंस बिटवीन पूछा जाएगा, कंपेयर करने को आपको बोला जाएगा कि आप इन दोनों के बारे में कंपैरिजन करिए। तो आप कैसे कंपैरिजन करेंगे, तो आपको लिखना पड़ेगा सम ऑर्गेनिज्म आर टॉलरेंट ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज यूराई हैलाइन। ठीक है, अब जो ऑर्गेनिज्म बट अदर्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो रेंज कॉल्ड एज स्टीनोहैलाइन। क्लियर हो गया अब इसका। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। सो नेक्स्ट पॉइंट है, मेनी फ्रेश वाटर एनिमल्स कैन नॉट लिव फॉर अ लॉन्ग लाइफ इन सी वाटर एंड वाइस वर्सा बिकॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रॉब्लम दे वुड फेस। अब कुछ फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं, वो लोग लॉन्ग लाइफ नहीं जी पाते हैं सी वाटर में या कहीं पे भी, क्योंकि उन लोगों को ऑस्मोटिक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ऑस्मोटिक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है जिसके कारण से उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टीनोहैलाइन के बारे में। तो आपसे डिफरेंस बिटवीन स्टीनोहैलाइन और यूराई हैलाइन पूछेगा एग्जामिनेशन में, तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। स्टीनोहैलाइन क्या होता है पहले ये समझिए। स्टीनोहैलाइन ऑफ एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एबल टू टॉलरेट ओनली अ नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी। ठीक है, अब आपसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखने को बोला जाएगा, तो आप क्या लिखोगे। एग्जाम्पल में आपको लिखना है बुल शार्क, सैल्मन, लैम्प्रे, एटिसेट्रा। आपसे में भी दो एग्जाम्पल पूछा जाए तो आपका चॉइस है कि इन तीनों में से आपको क्या लिखना है। बट अगर आपसे तीन पूछा जा रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा बुल शार्क, सैल्मन, लैम्प्रे, एटिसेट्रा, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। अब बात करते हैं यूराई हैलाइन के बारे में। तो यूराई हैलाइन क्या होता है, द कंडीशन वेयर इज अ चेंज इन सैलिनिटी इन द इन्वायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म लिविंग इन देयर हैज नो प्रॉब्लम विथ चेंज इन सैलिनिटी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे यूराई हैलाइन क्या होता है। यूराई हैलाइन एक ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वो आराम से रह सकते हैं, कितना भी कुछ भी प्रॉब्लम उन लोगों को हो जाए अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उन लोगों को हम लोग क्या बोलेंगे, यूराई हैलाइन बोलेंगे। अब आपसे पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में यूराई हैलाइन का एग्जाम्पल लिखने के बारे में, तो आपको एग्जाम्पल में ये लिखना पड़ेगा मॉली, द ग्रीन क्रैब, गोल्ड फिश, एटिसेट्रा। मे बी आपसे दो पूछे तो आपका चॉइस है कि आप क्या लिखते हो, बट अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आपको तीन लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा मॉली, द ग्रीन क्रैब, गोल्ड फिश, एटिसेट्रा। ठीक है, समझ में आ गया। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो वो है हमारा लाइट। ठीक है, as plants produce food through photosynthesis, a process which is only possible when sunlight is available as a source of energy। ठीक है, तो जो लाइट होता है, हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स जो है वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस आपको पता है कि क्या होता है। ठीक है, प्लांट्स अपना जो खाना जो है वो कैसे बनाता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाता है। फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाता है। ठीक है, प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। यहाँ पे आप देख लीजिए। ठीक है, अ प्रोसेस विच इज़ ओनली रिस्पॉन्सिबल, एक ऐसा प्रोसेस जो कि इकलौता रिस्पॉन्सिबल है, पॉसिबल है जब सनलाइट अवेलेबल होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर सनलाइट नहीं हो तो क्या फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है, नहीं है, तो लाइट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर लाइट नहीं होगा, सनलाइट नहीं होगा, तो आपको क्या लगता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पॉसिबल होगा, नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम ये समझते हैं कि हमारे लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए लाइट कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है,
लाइट हम लोग के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोगों के पास सनलाइट नहीं होगा तो क्या हम लोगों का ग्रोथ हो पाएगा, हम लोग उतने ग्रोथ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अब देखो स्कीमोज लोग जो होते हैं उन लोगों को प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाता है तो वो लोग ड्रॉफिज्म फेस करते हैं ना, उन लोगों की हाइट थोड़ी कम होती है ना। ठीक उसी तरीके से अगर हमको भी अगर लाइट नहीं मिलेगा तो हमारी भी हाइट इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 19 के बारे में, फुट जो है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है स्टूडेंट्स? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स टर्न कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। तो सबको पता है फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू प्लांट अपना खाना बनाता है। अब आपसे ये तो अपनी लिखोगे कि प्लांट अपना खाना बनाता है, आपको प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए होगा, तो डेफिनेशन में आप लिख सकते हो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स टर्न कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। अब डिस्कस करते हैं नंबर 20, द अवेबिलिटी ऑफ The availability of light on land is closely linked with the temperature since the sun is the source of energy and light. अब देखो स्टूडेंट, जो अवेबिलिटी ऑफ लाइट होती है जैसे कि सनलाइट हो गया लैंड पर, वो क्लोजली लिंक्ड है टेम्परेचर पे। अगर मतलब धूप जो आप ठंडा के दिन में देखते होगे, कोल्ड विंटर्स के टाइम पर आपने देखा होगा कि जो अगर सन बहुत ही उस समय कम हो जाता है, सन का जो पावर जो होता है उस समय कम हो जाता है, इसीलिए अर्थ पर ठंडी हम लोगों को लगता है। बट वही सन अगर आप मई और जून के टाइम पे आप देखोगे तो मतलब बिल्कुल एनर्जेटिक रहता है, तो हमारा जो अर्थ है वो गर्म हो जाता है और उसको हम लोग समर सीजन बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे ही एनर्जी से टेम्परेचर होता है। द अवेबिलिटी ऑफ लाइट ऑन लैंड इज क्लोजली लिंक्ड विद द टेम्परेचर, यही इस पॉइंट में बोला जा रहा है। सिंस द सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड लाइट, सन सोर्स ऑफ एनर्जी भी है और सन सोर्स ऑफ लाइट भी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, करें डिस्कस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है, many species of small plants, herbs and shrubs growing in forests are adapted to photosynthesis optimally in low light condition because they are constantly overshadowed by tall canopied trees. अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको देखना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 21 समझना है, बेसिकली ये आपको समझना है। अब जैसे कि बहुत सारे स्पीसीज़ हो गए, छोटे छोटे प्लांट जैसे कि हर्ब्स हो गए, शर्ब्स हो गए। सबको पता है ना कि हर्ब्स और शर्ब्स क्या होता है। ठीक है, हर्ब्स और शर्ब्स क्या होता है सबको पता है। ग्रोइंग इन फॉरेस्ट आर अडेप्टेड टू फोटोसिंथेसिस ऑप्टिमिकली इन लो लाइट कंडीशन। अब जैसे कि जो छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं उनको मतलब कम्प्लीटली धूप नहीं लग पाता है, सनलाइट नहीं लग पाता है, तो उन लोगों का जो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस है वो प्रोसेस नहीं कर पाता है, जिसके कारण से लंबी लंबी जो कैनोपी ट्रीज होती है ना, बड़ी बड़ी, जैसे कि पाम ट्री आप ले लो या कोई भी कोकोनट ट्री, कोई भी आप ट्री ले लो जो कि मतलब लंबा होता है, तो हाँ, तो फिर मतलब बहुत ही लंबा लंबा जो भी ट्रीज होता है, जिसके कारण जो धूप जो है, एनर्जी जो है, सन जो है, वो पूरा बड़ा ट्रीज ही ले लेता है, जिसके कारण जो छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उनको धूप नहीं लगता है, सनलाइट नहीं लगता है, जिसके कारण से उनका ग्रोथ जो होता है वो कम हो जाता है और इसीलिए वो लोग ऐसे ही अडेप्ट कर जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो मेनी प्लांट्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द सनलाइट टू मीट देयर फोटो पीरियडिक रिक्वायरमेंट फॉर फ्लावरिंग। अब जैसे कि कोई भी प्लांट में अगर धूप नहीं लगेगा तो क्या उस पौधे में फ्लावर आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, तो क्यों नहीं आएगा? फोटो पीरियडिक रिक्वायरमेंट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, सॉइल। सॉइल क्या होता है, ये इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट। नाउ डिस्कस the nature and properties of soil is different places vary, it is dependent on climate, weathering process, breaking down। अब बताओ weathering process क्या होता है स्टूडेंट्स? आप सभी ने पढ़ा होगा क्लास 10th के ज्योग्राफी में, याद है आप लोगों को? कोई गल नहीं है, मैं बता देती हूँ आप लोगों को।
वेदरिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स सॉइल एंड मिनरल्स एज वेल एज वुड एंड आर्टिफिशियल मटेरियल थ्रू कॉन्टैक्ट विद अर्थ एटमोसफियर वाटर एंड बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स। देखिए, इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि मैं आपको पॉइंट्स में अच्छे तरीके से डिस्कस करके बता रही हूँ। एनसीईआरटी में आपको केवल वेदरिंग लिखा हुआ है बट अच्छे से आपको एक्सप्लेन नहीं किया गया है। अगर आप भूल गए हो तो आपको सर्च करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन बजा लीजिए। तो देखो स्टूडेंट्स, द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इज डिफरेंट, प्लेसेस वेरी इंडिपेंडेंट ऑन क्लाइमेटिक वेदरिंग प्रोसेस। अब देखो, जैसे कि तो वेदरिंग प्रोसेस होता है और फिर वेदरिंग द सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड और सेडिमेंट्री एंड हाउ सॉइल डेवलपमेंट अकर्ड, कि सॉइल का डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कुछ पॉइंट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे तरीके से एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स रिवाइज कराए मैंने। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लग रहा है कि मैं आपको नोट्स बना करके आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियरली बता रही हूँ, समझा रही हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और कर दीजिएगा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब और बेल आइकन बजा दीजिएगा ताकि जब भी इसका नेक्स्ट पार्ट हम अपलोड करें तो आप सबसे पहले देख सको। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाली हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल, होम्योस्टैटिक्स, रेगुलेट और भी बहुत कुछ। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।